अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं रिजवान एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने चेक पॉइंट फायरवॉल्स कोर्स का एक नया लेक्चर लेके। तो इसमें हम चेक पॉइंट गाया ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन सीखने वाले हैं। तो सीखने से पहले हम देख लेते हैं कि चेक पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या क्या प्लेटफॉर्म्स चाहिए जिन पे इंस्टॉल हो सकता है और जिन पे ऑलरेडी रन करता है। तो हम इसको फिज़िकल मशीन या फिर वर्चुअल मशीन्स दोनों प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर सकते हैं। और रियल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट के लिए चेक पॉइंट डेडिकेटेड हार्डवेयर अप्लायंसेस बनाता है, जो कि आइडियल है। हम कोई भी डेस्कटॉप या वर्कस्टेशन मशीन में या सर्वर पे चेक पॉइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसको नेटवर्क में डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो भी एक डेडिकेटेड हार्डवेयर अप्लायंस होता है उसके डेटा थ्रूपुट को मैच कभी भी नहीं कर सकता। चलिए फिर देखते हैं। तो प्लेटफॉर्म्स की बात करी कि हम कोई भी डेस्कटॉप या वर्कस्टेशन मशीन यूज़ कर सकते हैं जिसमें 8 GB तक रैम है। 16 GB है तो अच्छा है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। कोर i7 कोर i5 दोनों पे चल जाएगा, AMD के प्रोसेसर्स पे भी चल जाएगा। तो आप VMware यूज़ कर सकते हो, ESXi यूज़ कर सकते हो, या फिर वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हो। इन तीनों प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। और असल में चेक गाया ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? तो ये रेड हैट लाइनक्स जो है उसके ऊपर चेक पॉइंट का पूरा फायरवॉल सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, जो कि रेड हैट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर माउंटेड होता है, उसी के ऊपर रन करता है। तो हम जो गाया का वर्जन करने जा रहे हैं इंस्टॉलेशन, वो है R77.30। और बाकी होम लैब के लिए VMware वर्चुअल अप्लायंस ठीक है, जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि चेक पॉइंट गाया का इंस्टॉलेशन डिस्क आता है, इंटरनेट पे डाउनलोड हो जाता है उससे। और अगर नेटवर्क डिप्लॉयमेंट की बात करें तो जो डेडिकेटेड हार्डवेयर अप्लायंसेस होते हैं उनका एक पूरा रेंज है, सीरीज़ है। जैसे कि कोई भी नेटवर्क वेंडर होता है, सिस्को हो गया, जूनिपर हो गया, उनका हर फायरवॉल का या राउटर्स का या स्विचेस का एक सीरीज़ होता है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा भी होता है उनका, सेम उसी तरह से ये फॉलो करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अप्लायंस इनके हैं और किस किस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट है। तो ब्रांच ऑफिस इन्वायरमेंट के लिए, जो कि हम सोहो के नाम से भी जानते हैं, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, उसके लिए इनके 1400, माफ़ कीजिएगा मुझे बीच में जाना पड़ा। तो हम सोहो की बात कर रहे थे, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस इन्वायरमेंट में। तो जहाँ पर मेनली वाईफाई वगैरह चाहिए, वाईफाई एक्सेस को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने स्पेशली अप्लायंसेस डिज़ाइन किए हैं कुछ। तो ये हमारे 1400, 3100, 3200 एंड 500, 5100। तो बैंडविड्थ इसका मैक्सिमम थ्रूपुट जो है वो 14.5 Gbps तक जा सकता है। 5100 बेसिकली एंट्री लेवल एंटरप्राइज फायरवॉल है। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये बीच में आता है दोनों के, ब्रांच ऑफिस और एंटरप्राइज एनवायरनमेंट दोनों में यूज़ हो सकने वाला। अगर बड़ा कोई ब्रांच ऑफिस है या फिर छोटा एंटरप्राइज है तो उसमें ये यूज़ कर सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 5000 सीरीज़ के फायरवॉल्स बेसिकली इंटरप्राइज लेवल नेटवर्क्स के लिए डिज़ाइंड है, जो कि शुरुआती 3 Gbps से लेके 52 Gbps तक आराम से फायरवॉल थ्रूपुट प्रोवाइड करा सकता है। 40 Gbps तक इसमें इंटरफेस हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ हमारी 15,400, 600, 23,000 सीरीज़। तो ये डेटा सेंटर्स के लिए है, ये लार्ज स्केल इन्वायरमेंट्स के लिए, लार्ज स्केल इंटरप्राइज इन्वायरमेंट्स के लिए। तो इसमें 100 GB ईथरनेट पोर्ट भी होता है, और ये
25 से लेके 128 Gbps तक हमें फायरवॉल थ्रूपुट प्रोवाइड कर सकता है, जो कि बहुत ही हाई है किसी भी बड़े से बड़े डेटा सेंटर के लिए। फिर उसके बाद चैसी सिस्टम्स आते हैं जो कि मॉड्यूलर होते हैं पूरी तरह से, यानी कि एक मॉड्यूल अगर इनका ख़राब हो जाएगा तो बाकी के मॉड्यूल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बेसिकली वैसे ही जैसे हैं वैसे के वैसे ही काम करते रहेंगे। रिडंडेंट पावर सप्लाईज होते हैं इनमें, एक पावर सप्लाई ख़राब हो जाए तो उसको हॉट स्वैप भी कर सकते हो आप, और दूसरा हाँ उसको कवर करने के लिए दूसरे पावर सप्लाईज भी आपके चैसी में रहते हैं। और बाद में एक्सपेंडेबिलिटी के लिए आप अलग अलग मॉड्यूल्स बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो 44,000 एंड 64,000 है ये। शुरुआती 80 Gbps से लेके 880 Gbps तक आपका बैकप्लेन थ्रूपुट सपोर्ट करता है। उसके बाद हमारे रगेड अप्लायंसेस आते हैं। रगेड जो भी बहुत ही ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, उनके लिए डिज़ाइंड है। जैसे कि जहाँ पर आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आता है, वाइब्रेशंस बहुत हद तक रहता है, या टेम्परेचर -40 तक चला जाता है, +75 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, तो ये बिना किसी परेशानी के काम करते रहेंगे फायरवॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। तो देखने में इस तरह के होते हैं, जैसे कि ब्रांच ऑफिस वाईफाई सोल्यूशन में इनके दो सीरीज़ है अप्लायंसेस की, जो कि 1430 से लेके 1450 तक है, और दूसरा जो थोड़े बड़े स्केल के नेटवर्क्स के लिए वो 1470 से लेके 1490 तक है। फिर ये रगेड अप्लायंस के बारे में ये पिक्चर दिया हुआ है, 1200R। तो देखने में ही थोड़ा सा ख़तरनाक दिखता है, रगेड सा दिखता है, हैवी ड्यूटी। तो कैसे भी कंडीशंस हैं वो चलेगा ये, और क्रैश नहीं होगा किसी भी वेदर कंडीशन की वजह से, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी की वजह से। फिर हमारे ब्रांच ऑफिस के लिए जो लैन एनवायरनमेंट में यूज़ होंगे, ये वायरलेस लैन के लिए हो गए, ये हमारे वायर्ड लैन के लिए हो गए 3000 सीरीज़, 3100, 3200। फिर ये हमारे मिड स्केल इंटरप्राइज के लिए 5000 सीरीज़ पूरी। उसके बाद ये डेटा सेंटर वाले अप्लायंसेस है, जो कि 23,000 सीरीज़ हमारी 500, 800 एंड 900। और जो कि लार्ज साइज इन एंटरप्राइज नेटवर्क में लगने वाले फायरवॉल्स है वो हैं 15,400 एंड 600। फिर ये हमारे चेसी सिस्टम्स आ जाता है, बहुत ही बड़े रहते हैं साइज़ में। ये नीचे आप देख सकते हैं सारे पावर सप्लाईज लगे हुए हैं, इसमें 6 पावर सप्लाईज है रिडंडेंट, इसमें 4 हैं, जैसे कि 4 देख सकते हैं, अलग अलग ये मॉड्यूल्स हैं इसमें भी। तो ये वाला 44,000 है, और ये 64,000। तो डिटेल्स के लिए आप देख सकते हैं इसमें कि टोटल फायरवॉल थ्रूपुट कितना दे सकता है, 377 Gbps तक दे सकता है, 44,000 एंड 64,000 दे सकता है, 880 100 Gbp 100 GB के इसमें 4 पोर्ट्स होते हैं, इसमें भी 4 होता है, 40 GB के 12, इसमें भी 12। तो लगभग सेम ही है, बस मॉड्यूल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ज़्यादा है 64,000 में, और दूसरा रिडंडेंट पावर सप्लाई ज़्यादा है। अब देखते हैं डिप्लॉयमेंट मोड्स, किस किस मोड में हम अपने चेक पॉइंट फायरवॉल को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसका मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट का पहले लेक्चर में भी दे दिया था, इसी को हम आगे एक्सपेंड करेंगे। बाकी देखते हैं राउटेड मोड क्या होता है। राउटेड मोड में जैसे कि नॉर्मल हमारा राउटर रहता है, उसमें सारे इंटरफेसेस को आईपी देते हैं, हम राउटिंग भी कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारा कुछ इसमें करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हम फायरवॉल डिप्लॉय करते हैं उसमें हमें राउटेड मोड ही डिप्लॉय करना होता है। कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक है, उस पर हमें फायरवॉल बिठाना है, और हम ये भी नहीं चाहते कि जो एड्रेसिंग स्कीम चल रही है हमारी, या जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, वायरिंग है, वो हम चेंज नहीं करना चाहते। तो हम उस एग्जिस्टिंग लिंक के बीच में अपना ब्रिज मोड का फायरवॉल लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से एज अ बम्प इन द वायर काम करता है। लेयर 2 फॉरवर्डिंग मैक बेस्ड होती है इसमें, जैसे कि सेम एक हाँ स्विच के पोर्ट्स काम करते हैं, दो सेम बीच बीच में लगे हुए।
फिर ये हाई अवेलेबिलिटी सोल्यूशन है क्लस्टर एक्सेल। तो आपको पता है कि क्लस्टर एक्सेल या फिर हाई हाई अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि मोर देन वन अप्लायंसेस लगा देते हैं फॉर द रिडंडेंसी के इन केस कोई भी मिसहैप हो तो एक फायरवॉल फेल होने के बाद हमारा दूसरा फायरवॉल अवेलेबल रहना चाहिए। जैसे कि एनवायरनमेंट देख लो आप, इंटरनेट की तरफ दो कनेक्शंस हैं, नीचे हमारा कोर पे जा रहा है मान लो ये कोर हमारे स्विचेस हो गए, इन पे लगे हुए फायरवॉल। ठीक है, नीचे एक्सेस लेयर होगा, एक्सेस लेयर के स्विचेस। ठीक है, तो क्लस्टरिंग में तो सारे के सारे जो भी अगर दो अप्लायंस है चार अप्लायंस हैं कितने भी हैं वो एक साथ डेटा फॉरवर्डिंग कर रहे होंगे। इन केस हमने स्टेटफुल क्लस्टरिंग इनेबल की हुई है तो जो भी कनेक्शंस इस पे चल रहे हैं मान लो ये फेल हो जाता है तो वो कनेक्शंस ड्रॉप किए बिना उन सारे कनेक्शंस को हमारा जो दूसरा फायरवॉल है वो हैंडल करने लग जाएगा। तो ये एडवांस चीज़ है क्लस्टर एक्सेल, तो हमारे कोर्स के स्कोप में भी नहीं है बस, तो इसको बाद में थोड़ा बहुत अगर देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए स्किप करते हैं। तो ये रहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टैंडअलोन डिप्लॉयमेंट के एक स्क्रीनशॉट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में आप देख रहे हैं कि चेक पॉइंट का मैनेजमेंट सर्वर अलग है और गेटवे अलग है। तो मैनेजमेंट स्टेशन से हम एक्सेस करते हैं अपने मैनेजमेंट सर्वर को। तो मैनेजमेंट स्टेशन कोई भी विंडोज़ या लिनक्स मशीन होता है जिसमें हमारा स्मार्ट डैशबोर्ड इंस्टॉल हो जाता है, और उस स्मार्ट डैशबोर्ड में हम मैनेजमेंट सर्वर का आईपी देके यूज़र नेम पासवर्ड देके एक्सेस कर लेते हैं मैनेजमेंट सर्वर को, और वहाँ पर पॉलिसीज़ वगैरह अपने कॉन्फ़िगर करते हैं, सेव करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, कुछ भी करते हैं। और उन पॉलिसीज़ को जब हमें इफेक्ट में लाना होता है तो उनको पुश करना होता है एक्चुअल चेक पॉइंट फायरवॉल गेटवे पे, जो कि एक्चुअली डेटा को इंटरसेप्ट करता है जो भी इनसाइड टू आउटसाइड जाता है। फिर हमारा स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है जिसमें कि मैनेजमेंट सर्वर एंड फायरवॉल गेटवे सिंगल बॉक्स में होता है। तो फ़ायदा इसका ये है कि भाई सस्ता पड़ेगा, दो अलग अलग मशीन्स नहीं चाहिए आपको, मैनेजर के लिए अलग और गेटवे के लिए अलग। तो इकोनॉमिक है, बट नुकसान भी है इसका कि इन केस अगर हमारा ये अप्लायंस फेल हो जाता है तो फिर हमारा जो भी पॉलिसीज़ थे वो भी चले जाता है इसके साथ। ये अगर रिकवर नहीं हुआ तो हमारे पॉलिसीज़ भी रिकवर नहीं हो सकते, हमें नए सिरे से सब कुछ बनाना पड़ेगा। दूसरा, अगर इस केस में हमारा गेटवे क्रैश होता है तो एटलीस्ट हमारे फायरवॉल पॉलिसीज़ वगैरह तो सेव्ड है ही मैनेजमेंट सर्वर पे। हमें नया अप्लायंस लेके आना है या फिर उसको रिकवर कर सकते हैं तो उसी को रिकवर करना है। डेटा लॉस्ट हो चुका है उसके बाद भी हम अपना जो पॉलिसीज़ वगैरह मैनेजमेंट सर्वर पे सेव थे दोबारा से उसको पुश करके नॉर्मली ऑपरेशन में जल्दी से जल्दी उसको ला सकते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम जो अभी प्रैक्टिकली परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें हमारा टोपोलॉजी क्या रहेगा इनिशियली। तो अभी तो ऐसा है, बाद में हम थोड़े कंपोनेंट्स और इंट्रोड्यूस करेंगे, डीएमजी भी लगाएंगे, अपना दूसरा ब्रांच भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो इसमें क्या रहेगा, हमारा एक मैनेजमेंट सर्वर है, एक मैनेजमेंट स्टेशन है, गेटवे है, तीनों के तीनों में वर्चुअल मशीन में VMware में इंस्टॉल करना है। तो इस साइड में जो हमारा इंटरनल लैन है उस पर हम 10.1.10 का सबनेट यूज़ कर रहे हैं, और जो इंटरनेट साइड का सबनेट है वो 192.168.0.0/24। तो ये बेसिकली जो इसका इथरनेट 1 है फायरवॉल का वो मेरे लैपटॉप से यहाँ पर ब्रिज्ड है जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और उसी लैपटॉप से हम फिर वाईफाई के थ्रू अपना वाईफाई राउटर और इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आईपी है 192.168.0.23, और हमने गेटवे का आईपी दिया हुआ है इंटरनेट के साइड का 0.200। ठीक है, अब देखते हैं लैन की बात करते हैं। तो लैन में जो हमारा VMware है उसका VMnet 1 से हमने इन तीनों के इथरनेट 0 इंटरफेसेस को अटैच कर रखा है। तो 10.1.10 के सबनेट से 100 हमने दे दिया अपने मैनेजमेंट स्टेशन को, 150 दे दिया मैनेजमेंट सर्वर को,
और 200 दे दिया हमने मैनेजमेंट नहीं फायरवॉल सिक्योरिटी गेटवे को। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा बेसिक सेटअप है टोपोलॉजी। अब इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं सीधे। तो उसके लिए मुझे VMware ओपन करना पड़ेगा, तो मैं ओपन करता हूँ VMware। तो VMware के कंसोल पे हम आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल में जाना है और न्यू वर्चुअल मशीन। तो मैं वर्क स्टेशन 12 यूज़ कर रहा हूँ, आप 10 यूज़ कर सकते हैं या 14, जो भी आपके पास अगर एडवांस वर्जन भी है इसका तो चलेगा। नेक्स्ट करते हैं, टिपिकल सेलेक्टेड ही रहने देते हैं। फिर मुझे इंस्टॉलेशन डिस्क सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर ऊपर ही दिख रही है मेरे को इंस्टॉलेशन डिस्क, चेक पॉइंट R77.30। नेक्स्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही है पूरा बेस्ड, तो लाइनक्स ही सेलेक्ट करना है यहाँ से। और हम चूज़ करते हैं RHEL 664 बिट। आगे बढ़ाते हैं इसको नेक्स्ट करके। यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं अपने फायरवॉल का, CPFW। मैं सोच रहा हूँ कि इसको गेटवे बनाऊँ, तो इसलिए मैंने FW ले लिया। यहाँ पर मैनेजमेंट सर्वर बनाना होता तो MGR करके या कुछ भी उसी तरह का लेके बना सकता था। अब मैं चूज़ करता हूँ कि मेरे को इसके इंस्टॉलेशन फाइल्स कहाँ पर स्टोर करना है। तो ई ड्राइव में मैंने एक फ़ोल्डर ऑलरेडी बना रखा है CPGW के नाम से गेटवे के लिए, और MGR के नाम से मैनेजर के लिए। तो गेटवे वाला सेलेक्ट करके ओके कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करके। तो इसको एटलीस्ट आप 50 GB ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप जो भी इंस्टॉलेशन फाइल्स है आपके हार्ड डिस्क वगैरह, वो एज चाहे तो सिंगल फाइल में स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल में कर सकते हैं। मैं हमेशा सिंगल ही रखता हूँ क्योंकि मेरे को मैनेज करने में आसानी होती है। अगर आपको फाइल्स इधर से उधर मूव करने हैं तो आप मल्टीपल कीजिए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पीसेस बनते हैं उन्हीं फाइल्स के, तो मूव करने में आसानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा ओवरऑल कन्फिग्रेशन दिखा रहे हैं मशीन का। तो कुछ चीज़ें हमें इनमें से चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो वो सब करने के लिए हम कस्टमाइज हार्डवेयर में जाते हैं, तो जो चाहिए वो रखते हैं, बाकी सारा रिमूव करते हैं। तो मुझे प्रिंटर नहीं चाहिए, इसमें रिमूव करता हूँ। साउंड कार्ड नहीं चाहिए, वो भी रिमूव करता हूँ। USB कंट्रोलर भी नहीं चाहिए। नेटवर्क अडाप्टर जो है, चाहे चाहे तो वो पड़ा रहने दे वैसे के वैसे, या रिमूव करके अपना खुद का बना ले। मैं अपना खुद का बनाता हूँ। तो बनाने के लिए नेटवर्क चूज़ किया, नेटवर्क अडेप्टर नेक्स्ट किया। अब इसको जैसे कि मैंने बताया कि लैन की साइड का होगा VM Ethernet 0, तो मैं VMnet 1 से कनेक्ट करूँगा इसको। एक और इंटरफेस ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरा रहेगा इंटरनेट की साइड का, और इस इंटरफेस को मुझे ब्रिज करना है अपने लैपटॉप के वाईफाई अडेप्टर से फिजिकल। तो ब्रिज पे लगा रहने देंगे और रेप्लिकेट फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन स्टेट एंड देन फिनिश। तो ये सही हो गया जो भी करना था मेरे को। ठीक है, अब इसको क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। ये समरी दिखा देगा कि आपने क्या क्या चीज़ें कन्फिगर कर ली हैं। एक चीज़ मैं भूल गया, इसका रैम बढ़ाना। 2 GB पे भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत देनी है सर 2 GB में, तो मैं 4 GB कर देता हूँ इसको। 4096। ठीक है, चलिए हो गया। अब ये समरी देख लीजिए एक बार, आपको सब कुछ ठीक लगता है तो बस फिनिश कीजिएगा इसको। तो आपको CPFW के नाम से यहाँ पर मशीन दिखाई देने लग जाएगा। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए मशीन को स्टार्ट कीजिए, पावर ऑन करना है। तो पहले स्क्रीन पे मुझे सेलेक्ट करना है इंस्टॉल गाया ऑन दिस सिस्टम, और एंटर कीजिए। प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉलेशन इसका, अगर लैपटॉप्स में कर रहे हैं।
अगर डेस्कटॉप सिस्टम्स वगैरह हैं, कोई पावरफुल गेमिंग वर्क स्टेशन वगैरह है आपके पास, तो उतना ही फास्ट चलेगा। वेट करना पड़ेगा थोड़ा। जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक मैं, चलिए आगे बढ़ी क्या। थोड़ी देर देर के लिए पॉज करना चाहता हूँ मैं। चलिए देखिए, उस स्टेज से आगे बढ़ के ये यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बता रहा है कि वर्जन कौन सा है। फिर उसके बाद हमें सीधे सीधे यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। यूएस इंग्लिश सेलेक्ट रहने देंगे और ओके करेंगे। यहाँ पर जो भी लाइनक्स के पार्टीशंस होते हैं, रूट बूट ऐप, वो दिखा रहा है कि कितने % यूटिलाइज करेगा डिस्क पे। तो आगे बढ़ते हैं ओके करके। देखिए यहाँ पर हमारा अकाउंट जो होगा इसमें, जिससे भी हम फर्स्ट टाइम एक्सेस करने जा रहे हैं, वो एडमिन के नाम से रहेगा। और हमें पासवर्ड जो भी आप चाहते हैं डाल सकते हैं, जैसे कि मैं admin123 डालने जा रहा हूँ। ओके करके आगे बढ़ते हैं। अब मेरे यहाँ पर 2 लिंक्स दिखा रहा है, इथरनेट 0 एंड इथरनेट 1। तो मैं चाहूँ तो आईपी यहीं से सेट कर सकता है इसमें। तो एक बार आईपी एटलीस्ट एक इंटरफेस पे तो सेट कर ही देते हैं यहाँ से, इथरनेट 0 पे, जो कि लैन के साइड का है। तो ये इधर 10 वाला सबनेट रहेगा हमारा। तो 10.1.1 200 डाल देता है इस पर। गेटवे को ऐसा ही छोड़ देता है। ओके करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी इंटरफेस अगर आपको सेट करना है तो यहीं से बैक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि अगर हाँ CLI से इसको कॉन्फ़िगर करना है आईपी को, तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं छोड़ देता हूँ इसको। चलिए ओके करके आगे बढ़ते हैं। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ जब तक कि 100% नहीं हो जाता। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही सेकेंड्स आ रहे हैं। हाँ ये देखिए कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन। तो ये भी बता रहा है कि जैसे हमारा सिस्टम एक बार रीबूट हो जाए, रीबूट मांग रहा है क्योंकि अभी है, तो अगर हमें इसका वेब यूआई एक्सेस करना है तो उसके लिए आईपी यूज़ करना है 10.1.1.200। तो इसी के साथ इसको रिबूट करते हैं हम। ये रिलोड होने लग गया हमारा फायरवॉल। फर्स्ट टाइम बूट में थोड़ा टाइम लेना है इसको, तो पॉज करता हूँ जब तक कि बूट नहीं हो जाता। तो ये हमारा लॉगिन प्रॉम्प्ट आ गया है। इंस्टॉलेशन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको अगर याद होगा कि हमारा यूज़र नेम था एडमिन, पासवर्ड था admin123। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तब भी आपको एक बार ये इंटीमेशन देता है कि पहली बार अगर इसको कॉन्फ़िगर करना है तो फर्स्ट टाइम विजार्ड ओपन कीजिए वेब यूआई के थ्रू। वहीं से आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसको मुझे चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे बनाना है, सिक्योरिटी मैनेजर बनाना है। वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी अगर मुझे बेसिक कनेक्टिविटी चेक करनी है, ये देखना है कि आईपीस वगैरह क्या पड़े हुए हैं मेरे सिस्टम पे, तो उसके लिए कुछ कमांड्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। शो इंटरफेस इथरनेट 0 IPv4 एड्रेस। अगर मैं कमांड चलाऊँगा तो मुझे
इथरनेट 0 का आईपी दिख जाएगा, जैसे कि दिख रहा है सामने 10.1.1.200। और अगर इथरनेट 1 का देखना है तो इथरनेट 1 चेंज कर दीजिए, उसमें दिखा रहा है नॉट कॉन्फ़िगर्ड, क्योंकि हमने वहाँ पर स्किप कर दिया था उसको। अब देखते हैं अगर कमांड से अगर आईपी डालना है मुझे तो क्या करना है। तो सेट इंटरफेस इथरनेट 0 इथरनेट 1 IPv4 एड्रेस, यहाँ पर मुझे क्या डालना था 192, सॉरी नंबर लॉक ऑफ है, 168.0.200। सबनेट मास्क चूज़ करेंगे 255.255.255.0। तो एक बार में मुझे आईपी डालना होता है, फिर उसके बाद इसकी स्टेट को भी आप करना पड़ता है, जैसे सिस्को के किसी भी राउटर या फायरवॉल पे आपको नो शट चलाना होता है, सेम उसी तरह। तो उसके लिए स्टेट ऑन, ठीक है। अगर आप वही कमांड दोबारा से चला के देखते हैं तो आपको आईपी कॉन्फ़िगर्ड मिलेगा। सारे इंटरफेसेस के आईपीज़ अगर आपको एक साथ देखना है तो शो इंटरफेसेस ऑल कमांड चलाइए, तो आपको एक एक करके सभी के आईपीज़ दिख जाएंगे। जैसे सामने मुझे दिख रहा है इथरनेट 0 का पहले, फिर उसके बाद दूसरे इंटरफेसेस का भी, ठीक है। तो कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं एक बार कि एटलीस्ट मेरे मैनेजमेंट स्टेशन से कनेक्टेड है या नहीं। तो मैनेजमेंट स्टेशन जो कि मेरा विंडोज सर्वर है, उसमें देखते हैं कि क्या आईपी पड़ा हुआ है। तो आईपी सामने दिख रहा है आपको 10.1.100। तो एक बार फायरवॉल पे जाके अपने पिंग करा के देखते हैं इसको। देखिए रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो हमारा इनिशियल इंस्टॉलेशन एंड सेटअप कंप्लीट है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक है। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि वेब यूआई से कैसे एक्सेस करना है इस फायरवॉल को, कैसे इसको डेजिग्नेट करना है एज अ सिक्योरिटी गेटवे या फिर सिक्योरिटी मैनेजर, और मैनेजर एंड गेटवे को हुक कैसे करना है एक दूसरे के साथ। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, चलिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।